हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हमें न्यू टीचर ऑन द ब्लॉक, ये हेडवर्ड पब्लिकेशन 11th क्लास 8 की बुक का चैप्टर है, लेसन है, और इसे हमें स्टडी करना है। तो ये जिसकी जो थीम है वो है मिस्ट्री, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऐसे कुछ इस स्टोरी में है और ये हिडन ऑब्जेक्ट्स आपने ढूंढ लिए होंगे, तो आपका मूड बन गया होगा इस स्टोरी को पढ़ने के लिए। और इस स्टोरी को लिखा है चेरिल राव ने, इंडियन राइटर हैं। और क्या मिस्ट्री है और मिसअंडरस्टैंडिंग होने से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं वो देखना है, और बच्चों की जो क्यूरोसिटी होती है। तो एक फ़न स्टोरी है और ही वुड लाइक इट। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डाउट्स अबाउट द न्यू हिस्ट्री टीचर। तो भाई उनके न्यू हिस्ट्री टीचर हैं, वो है मिस्टर घोष। वाई कांट मिसिज नायर कंटिन्यू। तो ये उनकी पुरानी टीचर थी जो हिस्ट्री उनको पढ़ाती थी बच्चों को। तो कविता इस बात को कहती है। तो ये देखिए करेक्टर हो गए मिस्टर घोष, मिसिज नायर एंड कविता। तो कहती है कि मिसिज नायर क्यों नहीं पढ़ा सकती। कविता कहती है आई लाइक हिस्ट्री ओनली बिकॉज सी मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग। मुझे तो इसलिए हिस्ट्री अच्छी लगती है क्योंकि वो पढ़ाती हैं और बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाती हैं, बड़े रोचक तरीके से पढ़ाती हैं। रोहन, अब एक करेक्टर यहाँ पे और आ गया। लुक्ड अराउंड एंड कमेंटेड। उसने चारों तरफ देखा और बोला इसकी कविता की बात को सुनकर, लेट्स वेट, इंतजार करते हैं। मतलब बच्चे क्लास में वेट कर रहे हैं टीचर का। नया टीचर अब की बार मिस्टर घोष है, वो हिस्ट्री पढ़ाएंगे। पहले उनको कविता मैडम हिस्ट्री पढ़ाया करती थी, और नया टीचर कैसा होगा, कैसे पढ़ाएगा, तो सब चीज़ों को लेके हैं। बल्कि इसमें एक चीज़ क्लियर है कि जो उनका पुराना टीचर था दे वॉज सेटिस्फाइड विद हर। तो लेट्स वेट एंड सी व्हाट मिस्टर घोष इज लाइक। तो चलो देखते हैं मिस्टर घोष कैसे हैं और कैसे दिखते हैं। तो ये बच्चों की क्यूरियोसिटी हमेशा होती है, कोई नया टीचर आ रहा है, कोई नया स्टूडेंट आ रहा है। कविता मेड अ फेस एट हिम। तो देखिए मेड अ फेस का मतलब होता है कि जब आप मुंह बनाते हो, यू शो योर डिसलाइक एंड अनोयंस। तो वो उसके रोहन की तरफ देखकर ऐसा मुंह बनाती है कि पता नहीं क्या होगा। व्हेन मिस्टर घोष वॉकड इनटू द क्लासरूम में आते हैं सी रोल्ड हर आइज। तो कविता कुछ ज़्यादा ही एक्टिव इसमें, तो अपनी आंखें घुमाई यहाँ वहाँ उसने। और एट हर फ्रेंड दीपाली, अच्छा दीपाली की तरफ देख के उसने आंखें घुमाई। मैं वीडियो कैमरे में होता तो मैं आपको बताता थोड़ी सी नकल करके। ही डिडंट स्माइल नॉर ही डिड। तो देखिए मिस्टर घोष आए, ना तो मुस्कुराए ना उन्होंने कुछ कहा गुड मॉर्निंग, और ना ही उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा, क्योंकि बच्चों ने गुड मॉर्निंग कहा होगा ना, तो उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। ही मैरिली नोडेड। मैरिली मतलब होता है सिर्फ, केवल। नोडेड मतलब होता है उन्होंने सिर हिला दिया। एट द चिल्ड्रन चैंटेड द ग्रीटिंग। तो बच्चे इकट्ठा एक सुर में बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर, तो उसी को यहाँ पे चैंटेड दिया है। ही ओपन द बुक ही हैड ब्रॉट अलॉन्ग। तो अपने साथ जो बुक लेके आए थे उसको उन्होंने ओपन किया। रेड आउट द टाइटल ऑफ द चैप्टर का टाइटल पढ़ा। बिफोर प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग मतलब होता है आगे बढ़ने से पहले, उन्होंने चैप्टर का नेम पढ़ा, टाइटल पढ़ा, और फिर पूछा हैव यू रेड द लेसन, क्या तुम लोगों ने इस लेसन को पढ़ा है। देयर वॉज साइलेंस। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। हु केम टू क्लास ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर ग्रेट वेकेशन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों का अपना अपना फ़न होता है, अपना अपना तर्क होता है, क्योंकि नो बडी कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स अनलेस हम बच्चे ना बने, तो हमें पता भी नहीं चलेगा बच्चों के मन में क्या चल रहा है। तो चूँकि हमने भी क्लास में पढ़ा है, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि किस तरह की फीलिंग्स होती हैं उस समय। तो वो एक प्रकार से कमेंट है यहाँ पे, बोल नहीं रहे हैं बल्कि सोच रहे हैं। हु केम टू द क्लास ऑन द फर्स्ट डे। अरे भाई वेकेशन ख़त्म होने के बाद, छुट्टियां ख़त्म होने के बाद पहले पहले दिन कोई क्लास में आता है ना, तो अपने फ़न मूड में होता है, उसका हैंगओवर तो बना रहता है, वो तो उतरता नहीं है। अब मजबूरी में आना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ वेकेशंस और होती, या भाई जिनके आसपास, अब तो थोड़ा सा क्या हो गया कि जो फैमिली है ना वो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। लेकिन पहले क्या था कि मोबाइल वगैरह सब कुछ था नहीं, तो मैदान में खेलना और कॉलोनी में रहना और बहुत सारे बच्चे आपस में होना, दादी दादा नाना नानी सब, मतलब हम मतलब बड़ी फैमिली हुआ करती थी, तो टाइम बहुत अच्छे से कटता था। अब तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, पता मम्मी पापा वो भी अगर काम पे जाने वाले हैं तो घर में सूना सूना लग रहा है, आसपास कोई नहीं है, तो वो टाइम नहीं कटता। लेकिन उस समय जो है वेकेशंस लगता था यार, और भी चले तो ठीक है। अब ऐसा भी लगता होगा कि यार 2 दिन 3 दिन छुट्टी हो गई, स्कूल खुले तो कम से कम हम जाएं और अपने दोस्तों से मुलाकात करें। तो वो कंसेप्ट जो है वो छुट्टियों का काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो ये मैंने बताया कि अभी के टाइम और पहले के टाइम की बात। हैविंग इवन लुक्ड एट द नेम्स ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वेकेशन के बाद, छुट्टियों के बाद हम स्कूल आते भी तो कौन अपनी पाठ्य पुस्तक को, अपनी टेक्स्ट बुक का नाम भी देखता है ना। अब स्कूल में जब धीरे धीरे सब स्टार्ट होगा तो हम वी विल गेट इंट्रोड्यूस्ड टू आवर बुक्स। हालांकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जिद करते हैं कि भाई हम नई क्लास में चले गए, हमें नई बुक्स चाहिए। तो जो लैंग्वेज उनको अच्छी तरह से आती है, हिंदी हिंदी, तो ना तो ये कहानी उन्हीं पढ़ डालते हैं। बट यहाँ पे है कि छुट्टियों के बाद हम आए हैं और पहले ही दिन पूछ रहे हैं क्या आप लोगों ने लेसन पढ़ा है। अरे कौन पढ़ता है छुट्टियों के बाद, अब हम पढ़ेंगे जब धीरे धीरे जब स्कूल स्टार्ट होगा, क्लासेस चलेंगी। तो ये यहाँ पे दे आर शोइंग देयर अनहैप्पीनेस ओवर क्वेश्चन, है ना। और गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा। तो ये उनके अपने अपने असेसमेंट हैं। और दीपाली एक और नया करेक्टर आया इसमें, जिसकी तरफ देख के वो कविता ने मुंह बनाया था ना,
हो सकता है कविता की फास्ट फ्रेंड हो। गिगल्ड मतलब जब आप थोड़ा सा फन में हंसने की कोशिश करते हो, पूरा खुल के नहीं हंसते हो, दैट इज़ कॉल्ड गिगलिंग। तो दीपाली जो है हल्का सा हंस पड़ी, लेकिन टीचर ना जानने पाए उस लहजे में। टू लाफ इन ए लाइट एंड सिली वे इसका मीनिंग है। एंड कविता रोल्ड हर आइज अगेन, कविता ने फिर अपनी आंखें गोल गोल घुमाई। हु डिड मिस्टर घोष थिंक, मिस्टर घोष क्या सोचते हैं? ही वॉज डीलिंग विद मतलब होता है कि वो यहाँ पर जिनसे पेश आ रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, जिनके सामने खड़े हैं, क्या वो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं? मतलब क्या डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट? अब देखिए यहाँ पे जो है वो ताना मार रही है एक प्रकार से, है ना। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो टॉन्ट कर रही है, कमेंट मार रही है, लेकिन बोल नहीं रही है, अपने मन में सोच रही है। दीपाली की तरफ मुंह घुमा के इशारा कर रही है, क्या हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, हमसे इतनी पढ़ाई वाली बातें कर रहे हैं सर? पहले पहले दिन हम लोग वेकेशन के आए हैं, क्या हम पीएचडी स्टूडेंट्स हैं? मतलब बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं क्या? यहाँ पे ये भी आप सेंस ले सकते हो। तो ये फ़न हो गया यहाँ पे थोड़ा सा कि मिस्टर घोष क्या समझते हैं। टू दे हॉरर मतलब इकट्ठा निकलता है इसका, मतलब टू दे शॉक एंड फियर, मतलब जो आपको लगता है कि भाई ऐसा ना हो तो ठीक है, और ऐसा ही होने वाला होता है जब आपको पता चलता है अचानक, तो वो चीज़ें होती टू दे हॉरर। तो उन्हें ये जानकर एक प्रकार से मतलब थोड़ा सा शॉक भी लगा, आप कह सकते हो कि थोड़ा सदमा भी लगा कि इट सीम दैट मिस्टर घोष, ऐसा लग रहा था मिस्टर घोष डिड थिंक जस्ट दैट, शायद मिस्टर घोष सच में ऐसा ही सोचते थे। कैसा सोचते थे? कि हम लोग पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो बहुत पढ़ाई मतलब पढ़ाकू वाली बातें कर रहे थे एकदम, कोई भी फ़न नहीं, कोई भी मतलब यहाँ वहाँ की बात नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे है। और बच्चे जो हैं थोड़ा इन्जॉयमेंट चाहते हैं, उनकी कविता मैडम शायद ऐसी रही होंगी। ही लेक्चर्ड देम अबाउट, तो उन्होंने फिर अपनी बातें रखी, है ना, लंबा सा उस पर प्रवचन दिया। कमिंग प्रिपेयर टू द क्लास, की क्लास में प्रिपेयर होके आना चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने असाइनमेंट दे दिया, और वो जानते हैं बच्चे असाइनमेंट पसंद नहीं करते इतना ज़्यादा। इंस्ट्रक्टिंग देम टू रेफ़र टू एडिशनल बुक्स, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जो है असाइनमेंट पूरा करने के लिए एडिशनल बुक्स मतलब और भी एक्स्ट्रा बुक्स को आप लाइब्रेरी में जाके देखो, उनको कंसल्ट करो और फिर अपना असाइनमेंट पूरा करो। व्हेन ही लेफ्ट द रूम फॉर अ मोमेंट, तो जब उन्होंने कमरा छोड़ा तो पल भर के लिए तो देयर वाज डेड साइलेंस। डेड साइलेंस मतलब होता है कि कंप्लीट साइलेंस, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। लग रहा था जैसे सबको, जैसे कहते हैं ना सबको सांप काट गया हो, ऐसे मुहावरा टाइप का। देन ऑल हेल ब्रोक लूज, अब ये भैया ईडीएम है, जिसका मतलब होता है कि पल भर के लिए सन्नाटा छा गया, उसके बाद सब जैसे खुल गए हों, मतलब कोई कंट्रोल ना हो, हल्ला मच गया, शोरगुल स्टार्ट हो गया, हंगामा। ये तो टीचर ऐसा है कि ये बहुत पढ़ने वाली बातें करता है, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ की बात नहीं करता। अब कैसे अब चलेगा, कैसे असाइनमेंट दे दिया, अब करो बैठ के। तो यहाँ पे मतलब कंपैरिजन उनकी पुराने टीचर और नए टीचर के बीच में है। इट हिस्ट्री और ओनली सब्जेक्ट दिस ईयर। अब देखिए फिर यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों का कमेंट है, क्या हमको सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है पूरे साल में? कहने का मतलब ये जो असाइनमेंट दिया गया यहाँ पे, है ना, अभी और सब्जेक्ट में भी असाइनमेंट मिलेगा। अब लाइब्रेरी जाओ बच्चों, वो मोबाइल का दौर नहीं था, इंटरनेट का दौर नहीं था जब ये कहानी लिखी गई होगी। इसे थोड़ा सा ओल्ड टाइम में सेट करके लिखा है चल राव जी ने, कि उस समय हमें अगर कंसल्ट करना होता है तो हमारा टीचर बताएगा, या हमें बुक्स जाके लाइब्रेरी में निकाल कर वहाँ से सोर्स करना पड़ता था। आज तो मोबाइल की स्क्रीन पर सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसमें टाइम लगता है जाके, काफ़ी कुछ बहुत मेहनत लगती है। तो वो कहते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना है क्या हमें, और कुछ नहीं पढ़ना है क्या? दे दिया असाइनमेंट उठा के। वाई मस्ट वी रिफ़र टू मोर बुक्स, हम और किताबें क्यों देखें लाइब्रेरी से? आवर टेक्स्ट बुक इज़ थिक इनफ, इतनी मोटी हमारी टेक्स्ट बुक खुद ही भरी हुई है, मिस्टर घोष को समझ में नहीं आता क्या? इस तरह की चीज़ें वो लोग सोच रहे होंगे। यानी दे आर फेसिंग दिस टीचर फर्स्ट टाइम, जो उनको इतना इन्वॉल्व कर रहा है उनकी स्टडीज़ से रिलेटेड। तो ये उनका डिसलाइक है भाई, पसंद नहीं कर रहे वो। व्हाट इज़ रॉन्ग विद हिम? आखिर उनको प्रॉब्लम क्या है, उनका इशू क्या है, उनको समस्या क्या है? इफ़ एवर देयर वाज ए यूनिटी इन क्लास 8, तो वही क्लास 8 की बात थी। अगर क्लास 8 में कभी कोई यूनिटी देखने को मिली होगी, दिस वाज इट, तो ये समय था यूनिटी दिखाने का। कहने का मतलब ये है कि क्लास 8 में कभी भी सारे बच्चे किसी एक इशू पे, किसी एक टॉपिक पे यूनाइट हुए होंगे, तो ये फर्स्ट टाइम था जब इतनी यूनिटी वहाँ बच्चों में देखने को मिल रही थी। द इंटायर क्लास हैड मेड अ स्नैप डिसीजन। स्नैप डिसीजन मतलब ये हो गया यहाँ पे कि तुरंत लिया गया डिसीजन, मतलब टाइम नहीं लगाया उन्होंने डिसीजन लेने में, झटपट, इंस्टेंट मतलब होता तुरंत। एंड टोटल हैट्रेड टू मिस्टर घोष, और उस डिसीजन में मिस्टर घोष के प्रति फुल हैट्रेड थी, मतलब पूरी क्लास मिस्टर घोष को नापसंद करती है, ये एकता थी उसके अंदर। मतलब द ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, एक्सप्रेस द सेम व्यू दैट वी डिड नॉट लाइक मिस्टर घोष।
तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि सब लोग जब जब ये टॉपिक उठा या ये बातचीत हुई कि मिस्टर घोष कैसे टीचर हैं, तो सब ने एक स्वर में बोला और तुरंत निर्णय लिया गया। तो अब देखिए क्या करना है, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ फॉर्म्ड, तो छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे थे, रीफॉर्म्ड कहने का मतलब ये है कि मतलब उस पर कुछ करना है, इस पर कोई प्लान बनाना है कि कैसे मिस्टर घोष से डील किया जाए। तो जो है ग्रुप्स बने, ग्रुप्स में पता चला कि 2 3 4 लोग आए, दूसरा ग्रुप बना, मतलब आपस में डिस्कशन चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे ही होता है ना क्लास में, सारी क्लास में सब 2 4 5 लोग का ग्रुप बन के अपनी बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ग्रुप्स बन भी रहे थे, बिगड़ भी रहे थे, नए ग्रुप्स बन रहे थे, ये चीज़ें चल रही थी ऑल थ्रू द डे। मतलब पूरे दिन जब क्लास स्कूल टाइम रहा होगा, तो बस यही एक इशू था कि मिस्टर घोष से कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है उनको, न्यू टीचर को कैसे निपटना है उनको। ये योजना बनाने में सब लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे थे। तो पता चला कि ये जो है उस ग्रुप में जा रहा है, फिर उस ग्रुप में जा रहा है, ये ग्रुप इस ग्रुप में बच्चा जा रहा है। तो इस प्रकार से लोग ग्रुपिंग रीग्रुपिंग चल रही थी। वी हैव टू बीट हिम एट हिज ओन गेम। अब ये भी एक इडियम है कि बीट हिम एट हिज ओन गेम, मतलब किसी को उसी की चाल में हराना, किसी को उसी के तरीके से हराना। तो वो है बीट हिम एट हिज ओन गेम, यानी मिस्टर घोष को हम उन्हीं की चाल से, उन्हीं की तरकीब से, जो मेथड उन्होंने अपनाया उसी मेथड से हम उन्हें हरा देंगे। मतलब टू डिफीट समवन यूजिंग देयर ओन टैक्टिक्स, है ना। तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे क्या टैक्टिक्स थी वो अभी आपको पता चलेगा। तो उन्होंने असाइनमेंट दिया था, मतलब फ़िलहाल तो मिस्टर घोष ने बच्चों को फंसा दिया था, असाइनमेंट दे दिया था करने के लिए। तो ये बच्चे बिज़ी हो गए उसके अंदर। तो अब देखिए क्या जवाब देते हैं, मतलब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, ये कहने का मतलब ये है। तो वी हैव टू बीट हिम एट हिज ओन गेम सीम टू बी द फाइनल। ये डिसीजन फाइनल हो गया भाई कि अब जो ग्रुपिंग रीग्रुपिंग होने के बाद जो फाइनल डिसीजन बना, मिस्टर घोष ने अगर हमें असाइनमेंट दिया है तो इसी की तरह से हम भी उनको जवाब देंगे। वी विल कम प्रिपेयर्ड, अब हम कल प्रिपेयर करके आएंगे। सेट द क्लास इन वन वॉइस, सब ने एक आवाज़ में कहा कि मिस्टर घोष ने आज हमारी बड़ी बेइज्जती की, हम जवाब नहीं दे पाए, असाइनमेंट दे दिया, तो अब हम असाइनमेंट करके दिखाएंगे, फुली प्रिपेयर्ड होकर दिखाएंगे। अब मिस्टर घोष भी सन्न रह जाएंगे कि ये क्लास ने पूरी तरह से मुझे शांत कर दिया, चुप कर दिया, है ना। ये चीज़ है कि हम उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देंगे। ये तो अच्छा डिसीजन था भाई, एक प्रकार देखा जाए बच्चों से काम लेने का भी अच्छा एक तरीका है। देयर वाज ए जनरल रश फॉर द लाइब्रेरी, सब लोग दौड़ के जो है लाइब्रेरी की तरफ जाने लगे, है ना। तो इट वाज मतलब लाइब्रेरी की तरफ जाने की एक प्रकार से होड़ लग गई, भगदड़ मच गई कि लाइब्रेरी में जाना है। तो हम पूरी तरह से तैयार होकर आएंगे डिसीजन, और इसको पूरा करने के लिए भी लाइब्रेरी जाना है। इट वाज देयरफॉर अ वेरी नॉलेजेबल क्लास 8। तो इट वाज देयरफॉर अ वेरी नॉलेजेबल क्लास 8 दैट मेट मिस्टर घोष द नेक्स्ट डे। तो अगले दिन ये भी जो है थोड़ा सा फन है, ह्यूमर है कि जब अगले दिन जब क्लास 8 बैठी थी और मिस्टर घोष आए, तो जो क्लास 8 है बहुत नॉलेजेबल लग रही थी, सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस होगा, आए मिस्टर घोष, पूछें तपाक से जवाब हम देंगे। ये है बीट हिम एट हिज ओन गेम। तो बच्चों अगर इस तरीके से बीट करना है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। फिर हमारे फ़ायदा है उसके अंदर, क्योंकि हम ही नॉलेज ले रहे हैं, हम ही असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। तो इट वाज अ पॉजिटिव आउटलुक बच्चों का हम कहेंगे। लेकिन बच्चे समझ रहे थे कि उन्हें क्या पता, वो तो उस टीचर से डील करने की बात कर रहे थे कि टीचर को हम शांत कर देंगे, चुप कर देंगे, वो बोलेगा हम तपाक जवाब देंगे। लेकिन इसी बहाने उनका डेवलपमेंट हो रहा था। एंड ही ऑलमोस्ट स्माइल्ड इन अप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन मतलब होता है कि भाई बच्चे काम करके लेके आए थे, एफर्ट माने उनका प्रयास, उनकी कोशिश, तो उन्होंने उसको सराहा, मतलब तारीफ़ की, उसको अप्रिशिएट किया। गुड, बढ़िया है। ना फॉर टुमारोज़ लेसन, अब जो कल जो लेसन पढ़ना है, तो कल डिबेट होगी, डिबेट के लिए प्रिपेयर होके आओ। फिर असाइनमेंट मिल गया। हाउ आई हेट दिस, सच में मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। एक्सक्लेम्ड कविता, कविता कुछ ज़्यादा ही होते हैं हर क्लास में, को लीडर बन जाते हैं। एज ही लेफ्ट, जैसी क्लास छोड़ के मिस्टर घोष गए, हाउ आई हेट दिस, ही इज़ गोइंग टू गिव अस स्लीपलेस नाइट्स, रात भर ना सोए हम, इसका पूरा प्रबंध ये करके रखते हैं ना, विद हिज असाइनमेंट्स एंड डिबेट्स एंड वाट नॉट बंदे, और क्या क्या नहीं, आदि आदि आप कह सकते हो। कहने मतलब ये है कि वो अपना असाइनमेंट्स और डिबेट्स जैसे वक्त देके हमारी नींद हराम कर देंगे इस प्रकार से, क्योंकि भाई बिना हम मेहनत नहीं करेंगे, जगेंगे नहीं तो कैसे वर्क करेंगे। तो वही स्लीपलेस नाइट्स है। अब बच्चे बहुत परेशान हो गए भाई। अब आप भी अपनी क्लास में कोई कोई मिस्टर घोष होंगे, मिस्टर घोष टाइप के ना। कविता हैड ए डिस्टर्बिंग नाइट, कविता तो भाई उस रात डिस्टर्ब रही। अराउंड मिड नाइट सी वॉज जग्ड आउट ऑफ स्लीप, जग मतलब जैसे झटका लगना, तो अचानक वो झटके में जगी। बाई डल थर्ट्स फ्रॉम समवेयर विद इन द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में थर्ट मतलब होता है कि जब आप जैसे आप अपने कदम को ज़मीन पर, है ना, धब रखते हो, जैसे कोई कुछ ज़मीन पर पटक रहा हो हल्का सा, तो वो चीज़ उसने सुनाई दी। आप कह सकते हो किसी के जो कदमों की चलने की आवाज़, या कुछ खोदने की आवाज़ इस टाइप से, या किसी चीज़ के धट से गिरने की आवाज़।
वॉन्डरिंग इफ़ वन ऑफ द सीनियर्स और द डॉर्म मिस्ट्रेस। डॉर्म में यहाँ पे डॉर्मेट्री आया ना, कि बच्चे जो होते हैं, जो डॉर्मेट्री लंबा सा हाल हो गया, उसमें साइड साइड बेड लग गए बच्चों के लिए, इधर भी लग गए, बीच में गैलरी है, तो ऐसे इकट्ठा हॉल में बच्चे जब सोते हैं, जहाँ पे उनके लिए मतलब हॉस्टल का आप समझ लीजिए सिस्टम है, यहाँ पे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। तो वो सोचती है कि जो डॉर्मेट्री की जो मिस्ट्रेस है, क्योंकि ये गर्ल्स हैं यहाँ पे, तो गर्ल्स का हॉस्टल में तो गर्ल्स के लिए जो वार्डन रही होगी, तो उसकी बात यहाँ की गई है कि जो उनकी देखभाल के लिए वहाँ पे होंगी। हैड बीन लॉकड आउट, लगता है शायद वो बाहर से किसी ने बंद कर दिया होगा, कुंडी उंडी लगा दी हुई होगी। तो मैं जाके खोल देती, सी गॉट अप एंड वेंट टुवर्ड द साउंड, तो जहाँ आवाज़ आ रही थी तो वहाँ उस तरफ वो जाती हैं। वैसे बच्चे हम ये सोच सकते हैं कि लॉकड आउट जैसा ख्याल उसके मन में आया है, तो बच्चे शैतानी भी करते होंगे हैं। इट वाज कमिंग फ्रॉम द बेसमेंट, नीचे मतलब तहखाने से, मतलब जो थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर जो मंजिल बनी होती है, जो ग्राउंड फ्लोर होता है, तो उसके नीचे भी थोड़ा सा जो तहखाना टाइप का होता है ना, अंडरग्राउंड आप समझ सकते हो। या आप कह सकते हो कि ये शायद हो सकता है दूसरी मंजिल पे रहते हो और नीचे से आवाज़ आ रही थी। एज सी स्टूड बिहाइंड अ पिलर, तो एक पिलर के पीछे खड़ी थी। बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा पूरा सीन, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे इमेज दी गई, यहाँ तो उस तरह की इमेज नहीं दी गई है। तो एंड थॉट ऑफ व्हाट से शुड डू, तो उसने सोचा क्या करना चाहिए मुझे। द डोर ओपन एंड समवन केम आउट, तो उसने देखा, मतलब जिस आवाज़ की तरफ वो जा रही थी, तो उसने देखा कि दरवाज़ा खुला और कोई बाहर निकल के आया। इट वॉज मिस्टर घोष से, तो मिस्टर घोष थे। कविता क्वाइटली फॉलोड हिम, चुपचाप उनके पीछे पीछे चली, मतलब बड़ी डेयरिंग गर्ल थी एक प्रकार से देखा जाए, है ना। ही मेड हिज वे आउट टुवर्ड द एक्सटेंसन, तो ही का मतलब होता है कि मिस्टर घोष जो है, मेड हिज वे आउट का मतलब होता है कि चलते चलते वो एक्सटेंसन ऑफ द बिल्डिंग के एक्सटेंसन में चले गए, मतलब जो मेन बिल्डिंग का जो कैंपस है, तो उसके अगल बगल जो वाला जो पार्ट होगा उसका एक्सटेंसन होगा। द कंस्ट्रक्शन फॉर विच हैड स्टार्टेड लास्ट टर्म, तो पिछले सेशन में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, कुछ वहाँ पे मतलब बिल्डिंग वर्क चल रहा था, बट हैड सिंस बीन स्टॉप्ड, लेकिन उस बिल्डिंग वर्क को रोक दिया गया था, मतलब उस पर काम बंद था ना। इट वाज कार्डनड ऑफ, कार्डनड ऑफ का मतलब ये होता है कि मतलब उसको उसकी घेराबंदी करके उसको अलग कर दिया गया था, कि भाई वहाँ कोई ना जाए, मतलब ब्लॉक्ड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया वो कर दिया गया था, और वहाँ पे और लोगों की एंट्री बंद थी, तो कार्डनिंग ऑफ होता है। कभी कोई घटना वगैरह घट जाती है तो पुलिस वगैरह क्या करती हैं, कार्डनिंग ऑफ करती हैं कि भाई घेरा बना लेती हैं कि कोई अंदर नहीं जाएगा, और फिर वो अपने ढूंढती हैं उस इलाके में चोर वगैरह को। एंड नन ऑफ द चिल्ड्रन और द टीचर्स वर अलाउड टू गो, तो वहाँ मतलब चिल्ड्रन को भी अलाउड नहीं था, टीचर्स को भी अलाउड नहीं था कि वो वहाँ गए जाएँ उस तरफ। तो वॉट ही इज़ ऑफ टू, ये कर क्या रहे हैं सीक्रेटली, उनके मन में प्लान क्या है, योजना क्या है उनके मन में। ही इज़ अप टू, कविता वंडर्ड, कविता सोचने लगी। तो सी वॉज द प्लेस वेयर ही हैड एंटर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो अब वो जब उसको उनको देख रही थी, तो उसने देखा कि वो वहाँ गए बेसमेंट में और काफ़ी लंबे समय से आए नहीं। तो व्हेन ही डिड नॉट रीअपियर, जब वो नहीं आए, सी वेंट बैक टू अ डॉर्मेट्री, तो अपनी डॉर्मेट्री में चली गई और सो गई वहाँ पे। मिस्टर घोष डिड लुक स्लीपी द नेक्स्ट डे, तो दूसरे दिन क्लास में आए तो थोड़ा सा लग रहा था जैसे स्लीपी टाइप के लग रहे थे, जैसे उनकी रात में नींद पूरी ना हुई हो। बट ही डिडंट हैव टू डू मच, डिडेंट हैव टू डू मच का मतलब होता है कि उस दिन उनके पास कुछ ज़्यादा करने के लिए था नहीं, हमारे लिए कुछ वर्क ज़्यादा था नहीं, थके थके लग रहे थे, नींद में लग रहे थे ना। ही जस्ट स्टार्टेड द चिल्ड्रन ऑफ ऑन द डिबेट, तो स्टार्टेड ऑफ का मतलब होता है कि बस बच्चों को उन्होंने डिबेट शुरू करा दी। एंड सून दे वर आर्ग्यूइंग इंथुसियास्टिकली, तो बच्चों में जब डिबेट आप शुरू करा दोगे तो आपस में बातचीत करना शुरू कर देंगे, डिबेट करना शुरू कर देंगे। इंथुसियास्टिक मतलब होता है कि अब यहाँ पे बच्चों समझो कि बच्चे प्रिपेयर्ड होके आए थे, है ना, बहुत एक्साइटेड थे। अब बहस करने में तो बहुत ही आनंद आता है ना। एंड ही लेट देम फाइट आउट, और खासकर जब डिबेट होती है उसमें गर्ल्स बॉयज़ में ये होता है कि गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में हो जाए तो क्या कहना है ना, तो वो और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो एंड ही लेट देम एंड देन फाइट इट आउट, और खुद ही फाइट इट आउट कहने का मतलब होता है कि खुद ही डिबेट करें, खुद ही लड़ें झगड़ें, खुद ही अपना जो है सोचे क्या करना है इसमें, खुद ही अपने निपट लें उस बहस में। उनको आराम करना होगा ना, मुझे लगता है, तो खुद ही डील करो, खुद ही फाइट इट आउट करो। वैन मिस्टर घोष लेफ्ट द क्लासरूम, जब मिस्टर घोष ने क्लासरूम को छोड़ा, हिज बुक वाज स्टिल ऑन द टेबल, टेबल पे बुक पड़ी हुई थी। दीपाली पिक्ड इट अप, दीपाली ने उसे उठा लिया कि मैं जाके सर को दे देती हूँ। एन एनवेलप फेल आउट ऑफ इट, उसमें से एक लिफाफा गिरा। सी ग्लैंस्ड, उसने एक नज़र डाली, उसके ऊपर लिखा था टू मिस्टर रंजन रॉय। ओहो, ये लिफाफा पे नाम तो मिस्टर रंजन रॉय का लिखा है। और व्हाट वाज मिस्टर घोष डूइंग विद द लेटर एड्रेस टू समवन एल्स, अब कविता का दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है मुझे लगता है ना, तो बहुत क्यूरियस गर्ल है वो। तो मिस्टर घोष के पास लेटर, और लेटर में लिखा है मिस्टर रंजन रॉय, तो टू मिस्टर रंजन रॉय का मतलब होता है कि ये लेटर मिस्टर रंजन रॉय को मिलना चाहिए, और ये लिफाफा है ओपन रहा होगा, तो ये कैसे मिस्टर घोष ने पढ़ा इसको, मिस्टर घोष के पास क्या कर रहा है, ये दिमाग में उसके बात आ गई। व्हेन दे एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन दैट नाइट,
तो उस रात जब उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि भाई भाई कविता है और उसकी जो फ्रेंड होगी दीपाली या और भी जो फ्रेंड्स होंगे, तो उनके साथ उन्होंने मतलब इन्फॉर्मेशन बांटी कि यार लिफाफा मिला, लिफाफे में ये लिखा हुआ था। तो बच्चों ने जब अपनी बातें बताते ना एक दूसरे को, तो वही एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। मे बी रियल नेम इज रंजन रॉय। जितने बच्चे उतना उनका मतलब ओपिनियन हो जाता है, लगता है इनका रियल नेम रंजन रॉय है एंड ही इज़ अ क्रिमिनल, अपराधी हैं, अपना नाम छुपा के यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो हालांकि क्लास 8 के बच्चों में इतना दिमाग खुराफाती। वी मस्ट टेल द प्रिंसिपल, तो तुरंत दिमाग प्रिंसिपल का आता है, प्रिंसिपल को बताएंगे दीपाली ने विस्फोट किया। तो ये दीपाली से अपनी बातें कर रही है भाई। वाई डोंट वी ट्राई एंड फाइंड इट आउट व्हाट इज, क्यों ऐसा क्यों ना करें कि मतलब हम खुद ही पता लगा लें व्हाट ही इज़ अप टू। इंस्टेड अप टू मतलब होता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, इंस्टेड मतलब होता है की बजाय। तो प्रिंसिपल को बताने की बजाय हम खुद ही दिमाग लगाते हैं यार, पता लगाते हैं। तो कविता ने अपनी सजेशन दिया एक प्रकार से, क्यों ना हम ऐसा करें। तो वो सजेशन हो जाता है कि क्यों ना हम ये करें। और उनके दिमाग में भी बात आई होगी कि भाई थोड़ा समय पर प्रूफ तो हो जाए ना, तुरंत जाके हम क्रिमिनल बता दें उनको, तो ये भी ठीक नहीं है। तो सो दैट नाइट दे वेटेड अंटिल एवरीवन वाज स्लीप एंड देन दे टिप टोड डाउन, मतलब एकदम जैसे आप बिल्कुल आवाज़ ना हो तो अंगूठा भी के बल पे चलते हो, पैर उठा उठा के। तो वो बेसमेंट में गए नीचे देखने के लिए जहाँ पे वर्क चल रहा था। दिस टाइम देयर वॉज नो थर्डिंग नॉइज, तो अब की बार कोई भी थर्ड की, गिरने की, खोदने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ओनली क्वाइट स्क्रैपिंग, हाँ कुछ खरोचने की, खरोच खरोच मतलब खुरचने रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। दे पुश द डोर ओपन अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मतलब थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने दरवाज़ा खोला। एंड सॉ मिस्टर घोष बेंट ओवर समथिंग इन द मड, तो उस बेसमेंट में नीचे मिट्टी में मिस्टर घोष झुके हुए थे और केयरफुली ही लिफ्टेड इट अप। इट का मतलब होता है कि ही वॉज बेंट ओवर समथिंग, मतलब कोई चीज़ थी जिसके ऊपर वो थोड़ा झुके हुए थे। उन्होंने उसको उठाया और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में लिया और लाइट में, प्रकाश में देखने की कोशिश की। कविता गैस्प्ड एंड पुल्ड बैक, कविता ने लंबी सांस भरी और तुरंत पीछे हट गई। वैसे यहाँ पे थोड़ा डर का भाव हो रहा है, तो उसने लंबी सांस मजे से रुक सी गई इस टाइप से। इट वॉज ए ह्यूमन स्कल, अरे वो तो मानव की खोपड़ी। तो गर्ल्स रैन बैक टू द डॉर्मेटरी, भाग के चली गई, डर गई। तो प्रिंसिपल शुड नो व्हाट ही द न्यू टीचर इज डूइंग, प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा नई टीचर क्या करा। दीपाली ने मतलब जोर दिया, कोई चीज़ जोर दे के बोलते हो तो उसे कहते हैं इंसिस्ट करना, टू से स्ट्रांगली। तो डू यू थिंक मिस्टर घोष और रंजन रॉय, तो क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर घोष और या कहो रंजन रॉय, इफ़ दैट इज हिज रियल नेम, अगर उनका सही नाम है तो मर्डरर हैं क्या। बाप रे बाप, ह्यूमर है इसके अंदर। आस्ट कविता इन स्मॉल वॉइस, तो स्मॉल वॉइस मतलब तो चुप्पे से पूछा कि मिस्टर घोष या कहो रंजन रॉय जो उनका रियल नेम है ना, लगता है तो क्या मर्डरर है क्या, क्योंकि उनके पास तो खोपड़ी थी। इज इट ट्राइंग टू कवर अप, कवर अप मतलब होता है छुपाना, मतलब जान ना पाए लोग। सम क्राइम ही हैज़ कमिटेड, कमिटेड मतलब डन, क्या उन्होंने कोई क्राइम किया है जिसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाप रे बाप, क्या बात है। द नेक्स्ट डे द टू ऑफ देम वेंट टू द प्रिंसिपल, द नेक्स्ट डे दोनों प्रिंसिपल के पास जाती हैं। दे वर वेटिंग आउटसाइड, तो बाहर इंतजार कर रही थी कि भाई प्रिंसिपल के रूम में कोई है, बाहर निकले तो हम जाएं। तो वॉन्डरिंग, ये सोच रही थी कि व्हाट दे शुड से, कि वो कहेंगे क्या प्रिंसिपल से। अब व्हेन द डोर ओपनड एंड ही केम आउट विद हिज आर्म अराउंड मिस्टर घोष, तभी दरवाज़ा खुलता है और वो बाहर निकलते हैं और मिस्टर घोष के साथ निकलते हैं और मिस्टर घोष के कंधे पर प्रिंसिपल का हाथ था। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, ही वॉज सेइंग, वो तो तारीफ़ कर रहे थे मिस्टर घोष की कि आप बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी दिया गया है कि दीपाली और कविता जो आपस में बातचीत कर रहे थे, तो वो हम उसको क्या कहेंगे, गॉसिप कहेंगे या डिबेट कहेंगे या पर्सुएशन कहेंगे। तो डिबेट तो तब होती है जब दोनों का ओपिनियन डिफरेंट हो। गॉसिप जरूर किसी चीज़ को लेकर हो सकती है ना, कि और पर्सुएशन मतलब होता है कि किसी चीज़ को मनवा, किसी को राजी करना, मनाना किसी बात पर। तो यहाँ तो सबके सब एक ही राय है, तो वही गॉसिप है। डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस की यहाँ पे बात नहीं है, दोनों एक सोर्स एक ही मतलब मत के हैं, तो यहाँ पे हम गॉसिप कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डोंट वरी, तो वो कहते हैं बहुत बढ़िया, डोंट वरी यू हैव टाइम अंटिल द एंड ऑफ द, अरे बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके पास इस साल के अंत तक का समय है, मतलब काफ़ी समय है आपके पास। तो देखिए किसी कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे वो हमें लास्ट में पता चलेगा। क्वाइटली द गर्ल्स साइडल्ड अवे, साइडल्ड अवे का मतलब होता है कि वहाँ से चुपचाप खिसक लेना, टू मूव अवे स्लोली एंड सीक्रेटली। अब उसका कारण ये है कि अब वो बात नहीं करना चाहते होंगे प्रिंसिपल से। वाई वुड द प्रिंसिपल लिसन टू द कंप्लेंट, वो प्रिंसिपल की कंप्लेंट को क्यों सुनेगा मिस्टर घोष, व्हेन ही सीम टू हैव बीन टेकन इन कम्प्लीटली बाई मिस्टर घोष, वाट एवर जो कुछ भी मिस्टर घोष हैड टोल्ड हिम। तो कहते हैं कि मिस्टर घोष ने जो कुछ भी उन्हें उन्होंने देखा कि भाई इन दोनों की तो बड़ी दोस्ती लग रही है, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं।
तो लड़कियों ने सोचा होगा आपस में कि यार ये हमारी बात क्यों सुनेंगे, जब वो मिस्टर घोष से इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे एक फ्रेज़ यूज हुआ है, टू हैव बीन टेकन इन। तो टू बी टेकन इन का मतलब होता है कि आप किसी की बातों में आ जाएं, मतलब किसी की चाल बातों में आ जाएं और धोखा खाएं, या टू बी फूल्ड एंड डिसीव्ड बाई समवन। तो उन्होंने कहा कि जब वो मिस्टर घोष की बातों में आ गए, उन्हें सच्चाई पता नहीं है, तो मिस्टर घोष के बारे में हमारी कंप्लेंट क्यों सुनेंगे, डांट के भगा देंगे। अब बच्चों ने मन बनाया और निकल लिए वहाँ से वापस। इट वाज रोहन हु ट्रिगर्ड ऑफ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यहीं पे बात शायद ख़त्म हो जाती, लेकिन रोहन, जिसका शुरू में हमने नाम देखा था, ट्रिगर डॉग मतलब होता है कि शुरुआत कर देना, या तो खुद शुरुआत करना या वजह बनना। ही गोट अ बिट लेट एट डिनर वन नाइट। तो बिट मतलब थोड़ा सा एक लाइट मतलब यहाँ पे हॉस्टल की बात हो रही, तो डिनर में वो थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसका मतलब गर्ल्स विंग बॉयज़ विंग रही होगी अलग अलग। और जब वो लौट रहा था डाइनिंग हॉल की तरफ जहाँ उसे डिनर करना है, तो उसने एक फिगर देखी, मतलब उसे पूरा कंप्लीटली आदमी तो दिखाई नहीं दिया, कोई आदमी का चेहरा या वो साफ साफ नहीं दिखाई दिया, बस ऐसा लगा कि कोई है वहाँ पे। तो एंटर द रफली फेंस्ड इन लॉट। तो रफली मतलब होता है कि बस ऐसे ही पूरी ढंग से ना बनाया गया हो। फेंस्ड इन मतलब होता है चारों तरफ, तो कार्डन ऑफ एरिया था ना वो बेसमेंट वाला, तो उसके चारों तरफ जो है थोड़ी बाउंड्री बनाई होगी। लॉट, लॉट का मतलब यहाँ पे जगह है, मतलब स्पेस, ज़मीन का टुकड़ा, लॉट। नेक्स्ट टू द गर्ल्स डॉर्मेट्री, गर्ल्स डॉर्मेट्री के बगल में जो कार्डन ऑफ एरिया था, किनारे किनारे रफली एक फेंसिंग बना दी गई थी जहाँ किसी को एंट्री मनाई नहीं थी। वहाँ पे उन्होंने किसी को देखा, दूर से ना पहचान पाए होंगे कौन है। तो हे यू कांट गो इन देयर, तो दूर से वो चिल्लाया रोहन, हे वहाँ नहीं जा सकते तुम। बट ही वॉज इग्नोर्ड, लेकिन उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया गया। वो जो फिगर थी आगे बढ़ती रही एज ए जूनियर कैप्टन। तो वो जो है स्कूल का जूनियर कैप्टन था। ही टुक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है कि उसको समझ में आया कि भाई मेरा एक कर्तव्य है, कि मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको जाने से वहाँ रोकूँ। यानी एक जूनियर कैप्टन होने के नाते उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा कि भाई वो मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है और वहाँ जाने की मनाही है। तो वो गंभीरता से उसमें जिम्मेदारी को समझते हुए ही रैन टुवर्ड द एरिया, उस एरिया की तरफ दौड़ा। एंटरिंग फ्रॉम द सेम ओपनिंग एज द मैन ही हैड सीन इन द डार्क। और मतलब जो मैं कहा ना कि वहाँ पे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, तो उस अंधेरे में, परछाई में, क्योंकि रात का समय था, तो जहाँ से वो मैन एंट्री करके अंदर चला गया था, वहीं से उसने भी एंट्री की, सेम ओपनिंग से। सडनली ही गेव अ येल, येल मतलब अचानक चीख, मतलब चिल्लाहट, चीख निकल जाना। एंड देयर वाज अ साइलेंस, अब उसके बाद सब शांत हो गया, मतलब अचानक वो चिल्लाया, उसके बाद शांति। कविता एंड दीपाली हैड रीच्ड देयर डोर स्टेप व्हेन दे हर्ड हिम। तो वो लोग भाई निर उनर करके अपने डोर स्टेप पे पहुंचे होंगे अपने रूम के, ये तभी उन्होंने आवाज़ सुनी। इसका मतलब जो है कविता दीपाली जो है दोनों सेम डॉर्मेट्री हॉल में रहा करते थे। दे रेस टू द सोर्स, तो वो लोग दौड़ के वहाँ गए जहाँ से आवाज़ आई थी। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब रुको 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 रुको, जहाँ वहीं ठहरो, वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। क्राइट कविता, सीइंग दैट ओपन फ्लैप ऑफ प्लास्टिक इन द कॉर्डन ऑफ, तो कॉर्डन ऑफ एरिया में मतलब किनारे किनारे प्लास्टिक वगैरह लगा दी गई होगी ना कि अंदर कोई ना जाए, तो वही रफली फेंस्ड एरिया। तो उन्होंने जो है वो जो जो कवरिंग थी थोड़ा सा ऐसे ओपन किया कि अंदर क्या हो रहा है देखने के लिए, जैसे यहाँ पे आप सीन देख रहे हैं। द रैन इन टू, तो वो भी दौड़कर वहाँ गए। बट हैड हार्डली टेकन ए स्टेप व्हेन द ग्राउंड गेव वे। ग्राउंड गेव वे का मतलब होता है कि ज़मीन जो है नीचे धंस गई, जहाँ पे वो जाके खड़े हुए थे, तो वहाँ की ज़मीन नीचे धंस गई, बीनीथ द फीट, उनके पैर के नीचे की। एंड दे स्लाइड डाउन इन अ पिट, और एक गड्ढे में जाकर नीचे गिर गए। लैंडिंग इन अ हीप ऑन टॉप ऑफ, तो नीचे कोई ढेर था मिट्टियों का, उसके ऊपर रोहन पड़ा हुआ था, उसके ऊपर ये गिरे धड़ाम से। कहने का मतलब ये है कि रोहन जो है दौड़ता हुआ गया होगा, तो अचानक उसकी भी जब पैर पड़े होंगे वहाँ पे उस इलाके में जहाँ पे दल थोड़ा सा ज़मीन जो है वो नीचे धंस सकती होगी, तो वो गिरा, और उसके बाद ये भी दौड़ते हुए धड़ाम से गिरे, और अंधेरा था ही वहाँ पे। तो स्टैंडिंग अबव देम, तो उनके ऊपर खड़े, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये गड्ढा हो गया पूरा, ठीक है, ये ज़मीन का हिस्सा है, ये नीचे पड़े हुए हैं, तो ऊपर ज़मीन से ऊपर से मिस्टर घोष देख रहे हैं इनको। तो स्टैंडिंग अबव देम शाइनिंग अ टॉर्च ऑन द फेस, उनके फेस पे टॉर्च से लाइट मारते हुए, वाई द सिनिस्टर फिगर ऑफ मिस्टर घोष दिखाई दिए। कौन दिखाई दिए? मिस्टर घोष दिखाई दिए। सिनिस्टर मतलब होता है कि ईविल फेस, मतलब बुरा जो कुछ है वो सिनिस्टर हो जाता है, और डरावना भी होता है। तो पहली बात तो मिस्टर घोष से वो वैसे ही डर गए थे, और डरावना चेहरा और रात का समय और टॉर्च की लाइट, है ना, तो वो चीज़ें सब जो है सिनिस्टर बना रही थी सब कुछ। यहाँ पे मीनिंग लिखा भी गया होगा, ईविल, ईविल है गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ बीइंग डेंजरस और थ्रेटनिंग, है ना, जिसको देख के डर भी लगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही आस्क्ड, डोंट यू नो दिस इज़ आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ फॉर यू। आउट ऑफ बाउंड का मतलब होता है कि इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, है ना, आम रास्ता नहीं है, कैसे चले आए तुम लोग।
रोहन फाउंड हिज वॉइस फर्स्ट। तो रोहन ने पहले बोला यहाँ पे, फाउंड हिज वॉइस फर्स्ट मतलब होता है पहले उसने जवाब दिया, वी नो पता है, बट इट इज़ आउट ऑफ बाउंड्स फॉर एवरीवन, लेकिन ये सबके लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, एंड आई वॉज ट्राइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम एंटिंग, मैं आपको यहाँ अंदर घुसने से रोक रहा था। अच्छा, मिस्टर रोहन भी जो है डेयरिंग है, वो समझ रहा है कि मिस्टर घोष यहाँ आए ज़रूर हैं पर उन्होंने रूल्स को तोड़ा है, तो वो बोल रहा है खूब स्ट्रांगली, आई एम ए जूनियर कैप्टन, मैं एक जूनियर कैप्टन हूँ, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई जॉब, मेरे जॉब मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है कि मैं यहाँ आऊँ, उसको रोकूँ जो वहाँ पे जा रहा हो। तो रोहन तो भाई जस्टिफाइड है अपनी बात में, जो कह रहा है वो सही कह रहा है। मिस्टर घोष स्टेयर्ड एट द थ्री ऑफ देम, तो मिस्टर घोष ने स्टेयर्ड मतलब होता है घूरा तीनों को, रोहन, कविता, दीपाली। कविता शिवर्ड, कविता तो कांप उठी जैसे कि भाई टीचर है ना मिस्टर घोष, क्या करेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, क्या करेंगे, अब व्हाट वुड ही डू टू देम, क्या करेंगे अब उनका, वो इनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, वुड दे बी बरीड अलॉन्ग विद द स्कूल। अब अब देखिए 8 क्लास के बच्चे हैं, यानी 13-14 साल की उम्र होगी, तो सोच रहे हैं कि यार हम अलग थलग पड़े हुए हैं, इस एरिया में चले आए हैं, मिस्टर घोष मर्डरर हैं, क्रिमिनल हैं, क्या उन्हें इसी खोपड़ी के साथ दबा देंगे अंदर क्या। सी हैड सीन इन द बेसमेंट, जो उन्होंने बेसमेंट में देखी थी उस दिन खोपड़ी, कुडंट ऑल थ्री ऑफ देम फाइट हिम। अब ये ख्याल आते ही उसके दिमाग में, क्या हम तीनों मिलकर इनसे लड़ाई नहीं कर सकते, मतलब इनको झटका उटका दे के गिरा उरा के भाग लें यहाँ से, वो दिमाग में उसके आ रहा है। क्या बात है, गेट हिम। तो शी क्राइड, तो कविता अचानक चिल्ला उठी, पकड़ो। तब ये मुकाबला करने के लिए कि हम तीनों मिलकर मुकाबला कर सकते, पकड़ो पकड़ो। सी जम्प्ड और जंपिंग अप एंड लॉन्चिंग हरसेल्फ, लॉन्च का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ जैसे टेक ऑफ करती है ना, लॉन्च होता है, तो अचानक वहाँ से जंप करती हुई, कूदती हुई, मतलब झपट कर वो मिस्टर घोष की तरफ लपकी। ही फेल बैकवर्ड्स, वो बेचारे पीछे हट गए, एंड टॉर्च फ्लू आउट ऑफ हिज हैंड्स, उनके हाथ से टॉर्च गिर गई, मतलब गिर गए बेचारे नीचे। सडनली अ डीप वॉइस फ्रॉम अबव साउटेड, अचानक ऊपर से कोई आवाज़ आई, गेट अप एट वंस, तुरंत उठो तुम लोग, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, क्या करने की कोशिश करो। इट वॉज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की आवाज़ थी। लो भैया ये भी पहुंच गए। द 3 चिल्ड्रन वर मार्च इन टू हिज ऑफिस इमीडिएटली, तुरंत उनको ऑफिस ले जाया गया, मतलब रात का ही समय, समथिंग दैट हैड नेवर हैपेंड बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ स्कूल, और ऐसा स्कूल की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। क्या कभी नहीं हुआ था, जरा बताइए। यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया, वो ये है कि रात को कोई ऑफिस में किसी बच्चे को बुलाया गया हो और कोई प्रॉब्लम मतलब ऐसी आ गई हो, तो आज तक कभी इस तरह की मतलब इमरजेंसी नहीं बनी थी कि रात को स्कूल के ऑफिस में और बच्चों को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। बट देन अ टीचर हैड नेवर बीन अटैक, लेकिन फिर एक बात ये भी है कि कभी कोई टीचर भी इस तरह से अटैक नहीं किया गया था। नॉर हैड अ टीचर बीन सस्पेक्टेड, और ना ही किसी टीचर पे कभी मर्डरर होने का सस्पेक्ट मतलब संदेह किया गया था, शक किया गया था। तो दोनों बातें यहाँ पर हैं। तो ये बच्चों की नज़र से मतलब ये बात लिखी गई है कि रात में पहली बार इस तरह के ऑफिस खुला इस मतलब के लिए, लेकिन साथ में ये भी है कि हिस्ट्री में कभी किसी टीचर पर अटैक भी नहीं हुआ था वहाँ पे। कविता पोल्ड आउट हर स्टोरी, पोल्ड मतलब होता है उड़ेलना, तो जैसे पानी उड़ेलते हो ग्लास में, आउट हर स्टोरी, तो कविता ने पूरी स्टोरी वहाँ रख दी, पूरी कहानी सुना दी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, साहस नहीं हो रहा था कि वो ऊपर आंख उठा के देखे भी, मतलब आंख नीची करके उसने पूरी बात बता दी। बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टर घोष, क्योंकि उसे मिस्टर बाप रे बाप, प्रिंसिपल से नहीं, मिस्टर घोष के लिए उसके मन में अभी भी बहुत ज़्यादा भयानक डर बना हुआ है कि क्रिमिनल है, मर्डर है, पता नहीं क्या करे, हम भी मार डाले। तो मिस्टर घोष के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे उसकी वजह से उनको देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, नीचे ही आँख करके सारी बात उसने सुना दी। देन सी हर्ड ए स्ट्रेंज साउंड, फिर अचानक उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। एंड ऑल 3 चिल्ड्रन स्टेयर्ड इन डिसबिलीव, और तीनों जो बच्चे थे वो अपनी आँख फाड़ फाड़ के घूरने लगे। एंड इन डिसबिलीव, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब बच्चे हैरानी से देखने लगे ऊपर आंख उठा के। बोथ द प्रिंसिपल एंड मिस्टर घोष और लाफिंग, क्योंकि मिस्टर प्रिंसिपल मिस्टर घोष दोनों हंस रहे थे। तो ये है यहाँ पे स्ट्रेंज साउंड, क्योंकि ऐसी स्थिति में जहाँ इतना संगीन मामला हो, है ना, क्राइम का मामला हो, और वहाँ पे सब लोग हंस दें, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंज साउंड कहा गया है। आई थॉट आई हैड गॉन ओवर ऑल द पॉसिबिलिटीज़ सेड द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने क्या क्या हो सकता है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ पे विचार तो किया था, बट दिस वन एस्केप्ड मी, लेकिन ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर ये लाइन आपको समझ में ना आई हो, तो इस लाइन का मतलब ये है कि जब वो इलाका जो कार्डन ऑफ किया गया था कि भाई वहाँ कोई ना जाने पाए, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई यहाँ पे आप प्लास्टिक की पन्नियाँ लगा दो किनारे किनारे, थोड़ा सा रफली बाउंड्री बना दो, फिर वो कोई नहीं जाएगा वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा होगा कोई ना जाने पाए, तो इस चीज़ को लेकर कि वहाँ कोई ना जाने पाए, जो योजना बनाई थी, और किसी को पता ना चले कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो आगे हम देखेंगे,
तो मतलब वो सीक्रेट का सीक्रेट रहे पूरी की पूरी बात, तो कैसे हम उस सीक्रेसी को मेंटेन कर सकते हैं, वो चीज़ उन्होंने पूरी की पूरी जो दिमाग लगा के पूरी व्यवस्था वहाँ पे सिस्टम बनाया था कि किसी को पता ना चले कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि घर स्कूल के ही बच्चे वहाँ पे जाके चले जाएँ और पता लगा लें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये चीज़ उनके दिमाग में नहीं आई थी कि मतलब बच्चे भी जाके सीक्रेसी पता कर सकते हैं क्योंकि वहाँ उसी इलाके में काम चल रहा है, ये इनके दिमाग में नहीं आई। अब फिर कैसे आती भी, प्रिंसिपल हैं, मना किया है तो बच्चों की हिम्मत है कि वहाँ चले जाएँगे, तो वो चीज़ उनके दिमाग में नहीं आई और वही चीज़ हो गई। ही पुट हिज हैंड ऑन कविता, तो उन्होंने कविता के कंधे पे हाथ रखा और कहा, यू आर अ ब्रेव गर्ल टू हैव कैरीड ऑन योर वर्क, तो तुम सच में बहादुर लड़की हो, हिम्मत वाली लड़की हो। क्यों? क्योंकि यू हैव कैरीड ऑन योर वर्क एज़ यूजुअल इवन व्हेन यू आर अफ्रेड, क्योंकि तुम डरी हुई थी उसके बावजूद तुमने अपना काम बखूबी किया। काम बखूबी करने का मतलब होता है कि नीचे गिरी हुई थी, डरी हुई थी और तुम्हारी नज़र में सच में मिस्टर घोष एक क्रिमिनल थे, एक मर्डर थे, उसके बावजूद तुम उनके ऊपर लब की और उनका मुकाबला करने के लिए तुम तीनों ने इकट्ठा, तुम उन तीनों को मतलब तुमने इंस्पायर किया, इनकरेज किया कि हम मिलकर मुकाबला कर सकते हैं और शुरुआत तुमने की। तो ये वास्तव में बहुत ही डेयरिंग था। बट आई कैन एश्योर यू, लेकिन मैं सच में तुम लोगों को विश्वास दिला सकता हूँ, है ना, आश्वस्त कर सकता हूँ कि मतलब चिंता मत करो, आई वुड नेवर हैव प्लेस्ड एनी ऑफ माई चिल्ड्रन इन माई केयर। तो मैं जब तक यहाँ पे हूँ, मतलब प्रिंसिपल हूँ, तो मेरी देख रेख में सारे के सारा स्कूल है, सारे के सारे बच्चे हैं, तो मैं अपनी देख रेख में कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा कि वुड नेवर हैव प्लेस्ड, अपने बच्चों को मैं कभी भी इन द टाइप ऑफ डेंजर यू फियर, जिस प्रकार का डर, जिस प्रकार की सिचुएशन तुमने फेस की, ऐसी सिचुएशन में बच्चों को कभी नहीं डालूंगा। कहने का मतलब यह है कि बच्चों, मैं कभी भी अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकता। आप लोग बिल्कुल भी वरी मत करिए, चिंता मत करिए। मिस्टर घोष, सॉरी रंजन रॉय, तो कहते हैं मिस्टर घोष और सॉरी रंजन रॉय, तो उनका रियल नेम रंजन रॉय है, इज ए हिस्टोरियन, ये एक हिस्टोरियन है। मतलब ये है कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों पर वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं। एंड एन आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट का मीनिंग यहाँ लिखा गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं, मतलब जो व्यक्ति जो ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करता है और प्री हिस्ट्री को, मतलब ये है कि बहुत पुराने पुराने ओल्ड टाइम हिस्ट्री को स्टडी करता है, खोद कर, मतलब ज़मीन को खोद कर नीचे जो चीज़ें कभी ऊपर ज़मीन के ऊपर थी नीचे दब गई, उनको खोद कर निकाल कर फिर वो उस समय मिलने वाली जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो ज़मीन से निकलने वाली हाथ की बनाई हुई चीज़ें होती हैं और भी चीज़ें जो निकलती हैं, उससे वो स्टडी करते हैं, हिस्ट्री का पता लगाते हैं कैसा क्या रहा होगा। आप लोगों ने अपनी इंग्लिश की हिस्ट्री की बुक में इन तमाम सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा कि कभी बड़े बड़े घर, मकान या पृथ्वी के ऊपर रहा करती थी, लेकिन समय के साथ साथ सब नीचे चली गई। तो खुदाई में नीचे ईंटें मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं जो लोग यूज किया करते थे, सिक्के मिलते हैं, चीज़ें, तो वो चीज़ें एक्सकवेशन करके खोद कर ज़मीन के अंदर से निकाल कर जो चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो उससे जो हिस्ट्री बनती है, तो उस हिस्ट्री पे वर्क करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इन्हें पुरातत्वविद भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आई कॉल्ड हिम हियर बिकॉज, मैंने इनको यहाँ इसलिए बुलाया बिकॉज वी वर डिगिंग द फाउंडेशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ डॉर्मेट्री। तो जो डॉर्मेट्री जिसमें तुम लोग रहते हो, तो उस डॉर्मेट्री के बगल में भी हमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसकी फाउंडेशन वर्क चल रही थी। मतलब जब कोई बिल्डिंग बनाते हो तो शुरू में जो ज़मीन के अंदर खोद कर जो ईंटें डाली जाती हैं, जो बेस बनाया जाता है ना, जिसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी होगी, तो फाउंडेशन है। तो उस एक्सटेंशन का मतलब डॉर्मेट्री को थोड़ा सा बड़ा करना था, या उसके बगल में कोई नई डॉर्मेट्री बनानी होगी, तो जो वर्क चल रहा था, तो हमने इनको, तो क्या हुआ कि वी केम अपॉन सम बोन्स। तो केम अपॉन सम बोन्स मतलब होता है कि हमें कुछ वहाँ पे हड्डियाँ मिली, पॉटरी मिली, मिट्टी के बने बर्तन मिले। तो अब ये चीज़ भाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी थी और क्यूरियोसिटी भी थी कि भाई कहाँ से कितने पुराने हो सकते हैं ये। तो विच आई थॉट कुड बी एन आर्कियोलॉजिकल फाइंड। तो उन्होंने सोचा प्रिंसिपल ने कि हमें लगा कि हमें ज़मीन में कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई हैं जो आर्कियोलॉजिकल हम कह सकते हैं, मतलब जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें आकर इनको स्टडी करना चाहिए। मुझे मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें लगी, एक प्रकार से कह सकते हैं। वी डिडेंट वॉन्ट द पब्लिक टू नो दैट, हम नहीं चाहते थे कि पब्लिक को पता चले कि डॉर्मेट्री कुड हैव बीन बिल्ट, कि डॉर्मेट्री ऐसी जगह बनाई जा सकती है, मतलब बनाई गई है जहाँ पे एंशेंट ग्रेवयार्ड था, मतलब वहाँ पे कभी कब्रिस्तान रहा होगा। अब रहा था कि नहीं रहा था वो तो आर्कियोलॉजिस्ट अपना पता करके बताएंगे, लेकिन लोग तो तरह तरह की बातें बना सकते हैं, अगर उन्हें पता चलेगा, देखने आएंगे, तो वो चुपचाप शांति ही रहे और चुपचाप उस पर स्टडी हो जाए। तो ये ना लोग सोच लें कि ग्रेवयार्ड था और यहाँ पे कोई डॉर्मेट्री बनाई गई है, तो कौन पसंद करेगा? मतलब आप कोई घर ऐसा पसंद करेंगे जिसके नीचे कब्रिस्तान रहा हो? कभी नहीं पता करेंगे, नहीं चाहेंगे। तो सो आई मेंटेन सीक्रेसी, इसलिए मैंने सीक्रेसी मेंटेन की। मिस्टर रॉय को मैंने यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बुलाया, टू अंडर एन एज्यूम नेम। और एज्यूम नेम का मतलब होता है कि एक दूसरा,
माना हुआ नेम, अज्यूम मतलब होता है मान लेना, और एक दूसरे नाम से, नकली नाम से उनको पढ़ाने के लिए यहाँ बुलाया कि पहले हम पता तो लगा लें कि क्या कभी यहाँ पे ग्रेवयार्ड था कि नहीं था ना, ये सोच के। वाइल ही बिजीड हिमसेल्फ विद द डिग, तो जब वो खुदाई के काम में बिजी थे तब तक वो यहाँ पे हिस्ट्री के टीचर के रूप में काम करें तो किसी को शक भी नहीं होगा। और अगर हम किसी पूरी तरह से सच बताकर बुलाएंगे कि आर्कोलॉजिस्ट आए हैं, यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें मिली हैं, यहाँ पे खोपड़ी मिली है, तो मतलब पूरा हल्ला मच जाएगा, क्योस क्रिएट हो जाएगा, लोगों की क्यूरियोसिटी, 10 लोग आने लगेंगे, 4 बात बनाने लगेंगे। तो पहले कंफर्म तो किया जाए कि यहाँ पे डॉट में मतलब कब्रिस्तान था कि नहीं था। तो ही हैड डन ए स्प्लेंडेड जॉब, शानदार काम उन्होंने किया। ही हैड एक्सकवेटेड स्टोन एज रिमेन्स, तो सच में यहाँ पे खुदाई में स्टोन एज रिमेन्स मिले। स्टोन एज मतलब जानते हैं आप, हजारों हजारों साल पुरानी चीज़ें मिली हैं, मतलब 10,000 साल, आप 50,000 साल पुरानी बातें आप कह सकते हो। नॉट ऑफ ग्रेवयार्ड, और यहाँ पे कोई भी ग्रेवयार्ड नहीं था, बस यहाँ पे लोग रहा करते थे, उनकी चीज़ें मिली हैं। यहाँ पे डेड बॉडीज़ नहीं मिली हैं, मतलब उनकी मतलब वो जो, अगर कोई कब्रिस्तान होता है तो खुदाई में वो जो स्केलेटन होता है ना वो मिलते हैं, तो वो नहीं मिले हैं। आई कैन अश्योर यू, मैं आप लोगों को अश्योर कर सकता हूँ, आश्वस्त कर सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ। अंडर द बिल्डिंग साइट, साइट मतलब स्थल जहाँ पे कोई वर्क चल रहा हो, कि ये जो बिल्डिंग स्थल है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, एज वेल एज अंडर द बेसमेंट, और बेसमेंट के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये ग्रेवयार्ड नहीं है ये चीज़। थैंकफुली नो मोर डिगिंग नीड्स टू बी डन, और थैंकफुली मतलब फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से अब और ज़्यादा खुदाई की ज़रूरत नहीं है। नीड्स टू बी डन देयर एंड योर डॉर्मेट्री बिल्डिंग विल रिमेन इंटेक्ट, और तुम्हारी जो डॉर्मेट्री बिल्डिंग है वो इंटेक्ट रहेगी। इंटेक्ट मतलब होता है कि बिना कोई नुकसान पहुँचे हुए ओरिजिनल कंडीशन में कोई चीज़ हो वो इंटेक्ट होती है। आप कह सकते हो कि सुरक्षित रहेगी, कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा उसका। तो इट वॉज़ वेरी सबड्यूट ट्रियो, ट्रियो मतलब होता है 3, और सबड्यूट का मतलब होता है कि दबे दबे से, झुके झुके से, हैं, जैसे किसी ने अपने बस में कर लिया हो, डर के मारे, शर्म के मारे, शांत, चुप, घबराया हुआ, है ना, मतलब सिर नीचे करके तीनों के तीनों एंट्री करते हैं दूसरे दिन स्कूल में, तो वही बात है। इट वाज वेरी सबड्यूट ट्रू, मतलब सिर झुकाए। दैट अटेंडेड द असेंबली, तो दूसरे दिन जो असेंबली में तीनों के तीनों मतलब शांत होके आए। एज द प्रिंसिपल मेड द न्यूज़, जब प्रिंसिपल ने ये खबर असेंबली में सुनाई। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स पब्लिक, तो मेड द न्यूज़ का मतलब होता है कि उस खबर को उन्होंने पब्लिक कर दिया। पब्लिक का मतलब होता है कि जब खबर उन्होंने असेंबली में बता दी तो भाई बच्चे जान गए, और जब बच्चे जान गए तो वो चीज़ अब सीक्रेट कहाँ रह गई, पब्लिक हो गई। अब उसकी चर्चा होगी, घरों में बताएंगे लोग जाके। तो वही चीज़ है कि मतलब तीनों बच्चे जो शांत खड़े थे, गंभीर थे, उन्हें पता था कि क्या है, जबकि और बच्चों को नहीं पता था ना। तो इस तरह से इन क्लास कविता फाउंड हर वॉइस अगेन, तो कविता फिर क्लास में बोली। अब देखिए इनका, देखिए क्या परसेप्शन कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है। वैन मिस्टर घोष रंजन रॉय एंटर, द मिस्टर घोष एंटर करते हैं क्योंकि उनका तो काम हो गया था ना, अब तो उनको जाना पड़ेगा। सी सेड सर व्हेन द डिग इज़ ओवर, जब खुदाई का काम पूरा हो जाए, विल यू प्लीज स्टे एंड कैरी ऑन टीचिंग अस, तो कृपया करके आप यहीं पे रहिए ना, क्या आप हमें पढ़ाना जारी रखेंगे, क्या आप हमें पढ़ाएंगे ना। समवेयर अलॉन्ग द लाइन, मतलब अब जाना तो था ही। देखिए बच्चों का पूरा परसेप्शन चेंज हो गया। शुरू में कितना हल्ला गुल्ला, डिसलाइक, है ना, पूरी यूनिटी बन जाती है, लेकिन अब परसेप्शन चेंज, नज़रिया बदल गया। तो फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन कहा ज़रूर जाता है, लेकिन हमें जज करना, किसी व्यक्ति को जज करना हो तो थोड़ा सा टाइम दे के जज करना चाहिए। तो वही चीज़ है समवेयर अलॉन्ग द लाइन, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, इस टाइप की। अलॉन्ग द लाइन मतलब ये हो गया कि मतलब कुछ भी बातचीत के दौरान, कुछ काम के दौरान, कुछ भी कर रहे हो तो उस समय जो कुछ भी हम यहाँ पे करें तो उसके लिए अलॉन्ग द लाइन, मतलब के वक्त, कहते हैं ना, पढ़ते वक्त, सोते वक्त, टहलते वक्त, तो के वक्त की तरह आप लगा सकते हो। तो समवेयर अलॉन्ग द लाइन वाइल रिफरिंग टू बुक्स, तो कभी ना कभी जब वो किताबों का जिक्र कर रहे होते हैं उस वक्त लाइब्रेरी में, या डिबेट कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो उस वक्त, तो वही है अलॉन्ग द लाइन। द स्टूडेंट्स हैड एक्चुअली बिगन टू अप्रिशिएट द फैक्ट, तो जब वो डिबेट कर रहे हों लाइब्रेरी, देखिए लाइब्रेरी में जा रहे हैं बच्चे, आपस में चीज़ों को लेकर डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि डिबेट भी ज्ञान को बढ़ाता है, पर्सनालिटी को हमें डेवलप करता है। तो डिबेट इज़ ए पार्ट, इसीलिए आपके यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं स्कूलों में डिबेट के। तो जब डिबेट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं नहीं भी उन्हें पता होता है, उसके बावजूद भी वो काम कर रहे होते हैं जो मिस्टर घोष ने उनको सिखाया होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि स्टूडेंट्स हैड एक्चुअली बिगिन टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट, कि बच्चे सच में इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे, कि इस सच्चाई को अप्रिशिएट कर रहे थे कि जो न्यू हिस्ट्री टीचर है, यहाँ पे देखिए वो अब उनके सुर बदल गए। हैड ओपन देयर माइंड्स, उन्होंने सच में उनके दिमाग को खोल दिया था, टू द पास्ट इन अ वे, पास्ट मतलब होता है हिस्ट्री को लेके। तो बच्चे भी अब तारीफ़ करने लगे, सराहना करने लगे, अप्रिशिएट करने लगे
कि उनके माइंड्स को, उनके थॉट्स को, है ना, उनकी नॉलेज को पास्ट से उन्होंने जोड़ दिया, हिस्ट्री से उन्होंने जोड़ दिया, इन अ वे, इस तरीके से जोड़ा नो वन हैड डन बिफोर। पहले कभी नहीं, इस तरह नहीं। कविता मैडम पढ़ाती ज़रूर थी, लेकिन वो बुक्स पढ़ा देती होंगी, थोड़ा हंसी मजाक कर देती होंगी, जो रियल में डीप, एथिकल, एक्चुअल, ट्रू, सॉलिड, लॉन्ग लास्टिंग, सस्टेनेबल जो तरीका होता है वो यहाँ पे मिस्टर घोष ने उन्हें सिखाया। कहने का मतलब ये है कि उनके नए शिक्षक थे, जो मिस्टर घोष थे, उन्होंने उनके दिमाग को, दिमाग का मतलब होता है कि उनकी लर्निंग को, उनके थॉट्स को, उनके विचारों को हिस्ट्री से इस तरह जोड़ा कि पहले कभी किसी ने नहीं किया था। पास्ट में क्या क्या हुआ है हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो अब जाके जो है ये शुरू में कैसे शुरू हुआ था स्टोरी और अंत में कैसे ख़त्म हो गई, है ना। बच्चों इसका काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा, करेक्टर स्केच मिल जाएगा सबका, मिस्टर घोष का, दीपाली का, कविता का, सबका, है ना, प्रिंसिपल का। और क्वेश्चन आंसर तो इसके मिलेंगे मिलेंगे, और भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, समरी मिल जाएगी, वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। तो किसी को जज करना हो तो पूरी तरह से टाइम दीजिए। और फिर बच्चे क्यूरियस होते हैं, थोड़ा सा ह्यूमर भी था, मिस्ट्री भी थी, है ना। बच्चे खुद ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। अगर आपको बहुत ही बड़ा जासूस बनना है तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए, है ना। छोटी छोटी बिट्स को, टुकड़ों को जोड़िए, और देन यू कैन रीच टू द कंक्लूजन्स। तो शुरू में मिस्टर रंजन रॉय वॉज अ टारगेटेड, है ना, टीचर विद हेटेड फॉर हिम फ्रॉम द स्टूडेंट्स। और बाद में उसको रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं, और कहते हैं सर आप रुकिए ना, हमें पढ़ाइए ना। तो ये यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।